अच्छा, हमने साइक्लोन कंप्लीट कर लिया है। चक्रवात ठीक है। समोसे, हाँ तुम लोग मांग रहे थे ना कि भाई मैन फॉर्चूनर के खिलाओ खिलाओ, तो जो तुम खा रहे हो वो फॉर्चूनर के समझ के खा लेना। नहीं क्या, वो अलग से क्या है, मैंने दिलीप सर को रिक्वेस्ट की कि सर आप दे दो देखो, तो सर ने कहा ठीक है चलो जाओ मैं बंटवा दूंगा। तो आज समोसे तुम्हें बंट रहे हैं। अब पार्टी मत मांगना है। हाँ बहुत सारी पार्टी एक साथ दूंगी, तो आज शुरुआत हो गई ना, खत्म हो गया भैया। फ्रेम में लगाएंगे, लगाएंगे लगाएंगे, तुम्हारी क्लास में लगा देंगे फ्रेम में लगा के। मैं घर पे लगाऊं इसको? अरे हाँ वो क्रॉप करके लगाऊंगी, मैं घर जाते ही क्रॉप करूंगी इसको, पर मेरे से कटेगी भी नहीं, वो क्रॉप भी नहीं होगी। चलो एनीवेज, हम जो चक्रवात कर चुके हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ बनता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्ण कटिबंधीय महासागर में बनता है। और ये जो चक्रवात है ये बनते हैं द्वीपों के ऊपर, क्योंकि आइलैंड्स में बनता है लो प्रेशर, उसके चारों तरफ बनता है हाई प्रेशर, और ये हाई प्रेशर से विंड चलती है लो प्रेशर की तरफ, फिर कोरियोलिस फोर्स लगता है, फिर गोल गोल घूमती है वायु उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, और फिर ऐसे एयर ऊपर उठती है गर्म होकर, संघनन होता है कंडेंसेशन, बादल बनते हैं, बारिश होती है। हाँ, संघनन के दौरान क्या मुक्त होती है? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या करती है? लेटेंट हीट, चक्रवात गति को बढ़ाती है। इस तरह से द्वीप के ऊपर एक निम्न तीव्रता का चक्रवात बनता है, लो इंटेंसिटी का साइक्लोन बनता है, जिसको क्या कहते हैं? अच्छा हीट इंजन तो कहते हैं। ये जो बिल्कुल बेसिक सा साइक्लोन का सिस्टम बनता है आइलैंड के ऊपर, द्वीप के ऊपर, जिसमें ऐसे आ रही है एयर, गोल गोल घूम रही है, ऊपर जा रही है, फिर वो हायर एटमॉस्फेयर में चल के और फिर वापस नीचे उतर रही है हाई प्रेशर पे। ये जो सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को मतलब जो शुरुआत में बनता है आइलैंड के ऊपर, इस छोटे से या कम तीव्रता के चक्रवात को अवदाब भी कहते हैं। मैंने कल नहीं बताया? अवदाब या डिप्रेशन कहते हैं इसको, या वोर्टेक्स भी कह देते हैं इंग्लिश में। सो कहीं नीचे कहीं लिख लो, लास्ट लाइन में लिख लो कि लो इंटेंसिटी साइक्लोन फॉर्म्ड ऑन आइलैंड इज कॉल्ड लो इंटेंसिटी साइक्लोन। कहीं पे भी लिख लो, लास्ट लाइन में लिख लो, लो इंटेंसिटी साइक्लोन formed on island is called depression. Low intensity cyclone formed on island is called depression और vortex, और vortex। द्वीपों पर बने निम्न तीव्रता के, द्वीपों पर बने निम्न तीव्रता के चक्रवात को, द्वीपों पर बने निम्न तीव्रता के चक्रवात को अवदाब कहा जाता है। हाँ आ जाओ, आगे है यहाँ पे, आगे टेबल स्टूल दे दो इनको, या तो आगे आके बैठ जाओ। हाँ लिखो, द्वीपों पर बने निम्न तीव्रता के चक्रवात को अवदाब कहते हैं। आगे आने की अगर जगह नहीं है तो हाँ मिल जाएगी जगह, आ जाओ। अवदाब कहते हैं। अच्छा फिर उसके बाद हमने क्या देखा? साइक्लोन का एक सिस्टम बन चुका है द्वीप के ऊपर, आइलैंड के ऊपर, और फिर पूर्वा पवने ईस्टलीज उसको शिफ्ट करती है। कहाँ? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, द्वीप से महासागर की तरफ, ओशन पे जाते हैं उसको ज्यादा लेटेंट हीट मिलती है, तीव्रता बढ़ जाती, तेजी से चक्रवात जाता है और टकराता है ईस्टर्न कोस्ट से, पूर्वी तट से 180 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाती है साइक्लोन की। तट पर बारिश करने के बाद क्या होता है? समाप्त हो जाता है, क्योंकि लेटेंट हीट मिलना
बंद हो जाती है। इस तरह से चक्रवात एक द्वीप से शुरू होता है और किसी न किसी महाद्वीप के तट पर जाकर खत्म हो जाता है। अंदर तक उस चक्रवात का कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इनको लेटेंट हीट से एनर्जी मिलती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हीट इंजन कहा जाता है, उष्मीय इंजन। ये सब हम देख चुके हैं। फिर हमने देखा साइक्लोन के अलग, हाँ, आई ऑफ साइक्लोन और वॉल ऑफ साइक्लोन। चक्रवात की आंख किसको कहते हैं? बीच का लो प्रेशर सेंटर, जहां कुछ नहीं हो रहा होता, हाँ, और जहां 50 से 80 किलोमीटर का व्यास होता है, 50 टू 80 किलोमीटर का डायमीटर। किनारे किनारे वाला क्षेत्र पेरीफेरी रीजन, दीवार क्षेत्र कहलाता है। और दीवार क्षेत्र में वायु गोल गोल घूमती है, ऊपर उठती है, संघनन करती है, बादल बनाती है और बारिश करती है। सबसे ज्यादा विनाश दीवार में ही होता है। हाँ, चक्रवाती वर्षा भी यही होती है। अच्छा ये बताओ, चक्रवात के अलग अलग नाम हैं। हिंद महासागर में लैंडफॉल, और इसमें अटलांटिक ओशन में हरिकेन, प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में मिलिविया। और इसके काफी सारे प्रभाव हैं। तेज हवाएं नुकसान करती हैं, भारी बारिश बाढ़ लाती है, और समुद्र में स्टॉर्म सर्ज उठते हैं, बहुत उच्च तीव्रता की लहरें उठती। ये सब हमने कर लिया। अब हम नया नदी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर कौन सा है ये? 6, हाँ, छठा चैप्टर, जोर से। गुप्त ऊष्मा के कारण, हाँ, गुप्त ऊष्मा जो है हीट ऊपर जाके छोड़ती है। ऊपर जो एयर का सर्कुलेशन हो रहा है, वायु जो घूम रही है, उस वायु का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होते ही एयर पार्टिकल्स जो होते हैं, वायु के कण, तापमान बढ़ते ही तेजी से गति करने लगते हैं। तो तापमान बढ़ने से चक्रवात की गति को तीव्रता मिलती है। ठीक है, अब चैप्टर 6 की हेडिंग डालें। चैप्टर 6 पार्ट 6, और चैप्टर 6 में हेडिंग डालें ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। ड्रेनेज सिस्टम, आपके प्री के सिलेबस में क्या हुआ? पीछे जगह नहीं है क्या? नहीं आए समोसे, जगह नहीं है पीछे। जगह नहीं है तो आगे आ जाओ, यहाँ स्टूल्स हैं। हाँ, चलो अभी जो है ऊपर से आ जाओ आगे की तरफ, अगर जगह नहीं है तो। यहाँ पे एक स्टूल तो है, एक जना इस पे बैठ जाएगा, ठीक है। हाँ, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम में हम नदियां पढ़ेंगे। और नदियां आपके प्री के सिलेबस में तो डायरेक्टली लिखी हुई है, मेंस के सिलेबस में आपके जल लिखा हुआ है, वाटर, तो उससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, तो इसीलिए हम ये रिवर्स वगैरह करेंगे। अब ड्रेनेज सिस्टम में अगर बात करें, अपवाह तंत्र, हेडिंग सबने डाल ली। अपवाह तंत्र या अपवाह किसको कहते हैं? पहले तो अपवाह या ड्रेनेज कहा जाता है जब जल किसी निश्चित दिशा में, निश्चित मार्ग में बह रहा होता है। फ्लोइंग ऑफ वाटर इन डेफिनेट पाथ, किसी निश्चित मार्ग में जल के चलने को क्या कहते हैं? गति करने को, बहने को क्या कहते हैं? अपवाह, ड्रेनेज। ये ड्रेनेज सिस्टम कैसे बनता है? जब रिवर से इसकी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती है, नदी से उसकी सहायक नदियां आकर मिली, तो ये नदियों का एक तंत्र बन गया, एक रिवर्स का नेटवर्क बन गया। इसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अकेली मुख्य नदी तो अपवाह थी, और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिल गई तो बन गया ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। अब ये नदियां जो है छोटी मोटी, ये सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज, और ये बड़ी नदी, इस नदी को यहां से जल प्राप्त हो रहा है, यहां से बड़ी वाली नदी को, छोटी नदियों को, इसको यहां से जल प्राप्त हो रहा है, इसको यहां से, इसको यहां से, और यहां से। वो पूरा एरिया जहां से इस मुख्य नदी को जल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इस मेन रिवर को, इन छोटी नदियों का पानी भी तो मेन रिवर को ही मिल रहा है, तो इस मुख्य नदी का वो सारा क्षेत्र जहां से इसको पानी मिल रहा है, ये पूरा एरिया जहां जहां से ये जल प्राप्त कर रही है, इस पूरे एरिया को कहते हैं नदी का बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र। बेसिन
जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। इसी को अपवाह द्रोणी भी कहा जाता है, अपवाह द्रोणी। कैचमेंट एरिया। तो नदी जहां पे बहती है, नदी की लंबाई तो अलग होती है, पर नदी का कैचमेंट एरिया जल ग्रहण क्षेत्र बताया जाता है वर्ग किलोमीटर में, क्योंकि वो काफी बड़ा एरिया होता है जहां से नदी जल प्राप्त करती है। किसी रिवर का कैचमेंट एरिया काफी बड़ा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई नदी, जैसे कावेरी नदी जो है, वो अपने कर्नाटक से निकल के तमिलनाडु में जा रही, तो वो बहती तो कर्नाटक और तमिलनाडु में है, पर उसका कैचमेंट एरिया बड़ा है, उसका जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा है, और उसका जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ भाग केरल में भी होगा, क्योंकि केरल की भी कोई छोटी मोटी नदियां और ढलान जो है, उसकी वजह से बारिश का पानी उसकी तरफ आता होगा। तो किसी नदी का कैचमेंट एरिया काफी बड़ा हो सकता है, जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा हो सकता है। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब नदी जो है, उसके अपवाह तंत्र को, ड्रेनेज सिस्टम को हम इंडिया में दो हिसाब से पढ़ते हैं। नदियों के ड्रेनेज सिस्टम को दो आधार पर वर्गीकृत करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, एक आधार तो है उद्गम के आधार पे, कहां से नदी ओरिजिन हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, वहां से उद्गम आधारित अपवाह तंत्र, ओरिजिन के बेसिस पे ड्रेनेज सिस्टम। ओरिजिन के बेसिस पे जब हम देखते हैं, तो इंडिया में दो बड़े ड्रेनेज सिस्टम हैं, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। हिमालय और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इसके अलावा हम देखते हैं सागरीय अभिविन्यास के आधार पर, सागरीय अभिविन्यास, अभिविन्यास सी ओरिएंटेशन के बेसिस पे, सी ओरिएंटेशन के बेसिस पे आप देखो तो कुछ नदियां तो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, उन्हें बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम। कुछ गिरती है अरेबियन सी में, अरब सागर में, उसे बोलते हैं अरब सागर अपवाह तंत्र। और कुछ नदियां किसी सागर में नहीं गिरती, वो अंदर ही स्थल में ही रह जाती है, उनको कहते हैं अंतः स्थलीय नदियां, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र। तो ये तीन तरह का होता है अपवाह तंत्र। एक तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम। इंडिया का 77% ड्रेनेज सिस्टम बे ऑफ बंगाल वाला है, ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती। दूसरा है अरब सागर अपवाह तंत्र, अरब सागर अपवाह तंत्र। ये इंडिया का 18% ड्रेनेज सिस्टम, अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। और तीसरा है अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र, अंतःस्थलीय इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। और बाकी का बचा हुआ जो 5% है, वो अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र। तो इस तरह से इंडिया में सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। ये ड्रेनेज सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स हो गए, मतलब डिफरेंट तरीके से क्लासिफिकेशन हो गया। फिर हमने एक किया था ग्रेट वाटर डिवाइड, महान जल विभाजक। महान जल विभाजक वो उच्च भूमि है, वो हाईलैंड रीजन है, जो इंडिया के अंदर ड्रेनेज सिस्टम को, दो क्षेत्रों के ड्रेनेज सिस्टम को, अपवाह तंत्र को अलग करता है। और महान जल विभाजक की वजह से ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर अपवाह तंत्र बना है, ड्रेनेज सिस्टम बना है। तो ग्रेट वाटर डिवाइड इंडिया का कहां से कहां तक है, किस किस पर्वत के रूप में बताओ? हाँ हाँ, अरावली, विंध्याचल, सतपुरा, पश्चिमी घाट, इस रूप में फैला हुआ है। आपने केवल पर्वतों का देखा है, पर्वतों के अलावा हमारा ग्रेट वाटर डिवाइड रियल में स्टार्ट हो जाता है मानसरोवर झील के पास से। तो मानसरोवर लेक के पास से ही वो शुरू हो जाएगा ग्रेट वाटर डिवाइड, यहां से मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील से शुरू हो जाता है, उत्तराखंड की कामेट चोटी से होते हुए, कामेट
कामेट पीक से होते हुए, मानसरोवर झील से शुरू होकर कामेट पीक से होते हुए आगे इंडिया में यहाँ पर अंबाला से होते हुए, अंबाला थोड़ा ऊंचा क्षेत्र है, अंबाला, अंबाला से होते हुए आगे विस्तृत है अरावली पर्वत के रूप में, फिर विंध्याचल, फिर सतपुरा और फिर वेस्टर्न घाट, और ये फैला हुआ है कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी। तो इस तरह से भारत का महान जल विभाजक मानसरोवर झील से प्रारंभ होकर कामेट चोटी से होते हुए, अंबाला से होते हुए अरावली, विंध्याचल, सतपुरा तथा पश्चिमी घाट पहाड़ियों के रूप में या पर्वत श्रेणियों के रूप में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। और ये भारत के अपवाह तंत्र को बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर अपवाह तंत्र में विभाजित करता है। तो महान जल विभाजक की डेफिनेशन नहीं लिखी थी हमने, अभी आज डेफिनेशन लिखेंगे, इसका डायग्राम वगैरह भी ड्रॉ करेंगे। और पहले हम ये बेसिक लिख लेते हैं, ये चीजें ड्रेनेज वगैरह क्या है और वो सब। तो लिखिए अफवाह के बारे में। लिखिए जल के किसी निश्चित मार्ग में प्रवाह को, जल के किसी निश्चित मार्ग में प्रवाह को अफवाह कहते हैं, किसी निश्चित मार्ग में प्रवाह को अफवाह कहते हैं। फ्लोइंग ऑफ वाटर थ्रू अ डेफिनेट, नहीं है, मैंने बोला था, flowing of water through a definite channel, flowing of water through a definite channel is called drainage, flowing of water through a definite channel is called drainage, अपवाह कहते हैं। और फिर लिखिए नदी तथा उसकी सहायक नदियां मिलकर, नदी तथा उसकी सहायक नदियां मिलकर अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, नदी तथा उसकी सहायक नदियां मिलकर अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज collectively form, river and its tributaries collectively form a drainage system, collectively form a drainage system, नदी तथा उसकी सहायक नदियां मिलकर अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। फिर लिखिए जिस क्षेत्र से नदी को, जिस क्षेत्र से नदी को वर्षा एवं, जिस क्षेत्र से नदी को वर्षा एवं हिमनद का जल प्राप्त होता है, वर्षा एवं हिमनद का जल प्राप्त होता है, द रीजन फ्रॉम वेयर, द रीजन फ्रॉम वेयर रिवर रिसीव्स, द रीजन फ्रॉम वेयर रिवर रिसीव्स ग्लेशियल एंड, river receives glacial and rain water, glacial and rain water is called, is called प्राप्त होता है, उसे नदी का बेसिन, उसे नदी का बेसिन या उसे नदी का बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र, बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र या अपवाह द्रोणी कहते हैं, बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र या अपवाह द्रोणी कहते हैं। The region from where river receives glacial and river rain water is called its catchment area or basin, is called its catchment area or basin, catchment area or basin। लिख लिया। आगे जो है अब हेडिंग डालिए, अलग से महान जल विभाजक की डाल लो हेडिंग, पहले महान जल विभाजक लिख लेते हैं। महान जल विभाजक की हेडिंग डाल लें, ग्रेट वाटर डिवाइड, ग्रेट वाटर डिवाइड, महान जल विभाजक, ग्रेट वाटर डिवाइड।
अब पहले ग्रेट वाटर डिवाइड लिखने से पहले थोड़ी सी परिभाषा लिख लेते हैं कि वाटर डिवाइड या जल विभाजक कहते किसको है। किसी भी उच्च भूमि को जो दो क्षेत्रों के अफवाह तंत्र को अलग करती हो। तो लिखिए इसमें वह उच्च भूमि जो दो क्षेत्रों के वह उच्च भूमि जो दो क्षेत्रों के अफवाह तंत्र को वह उच्च भूमि जो दो क्षेत्रों के अफवाह तंत्र को अलग करती है अफवाह तंत्र को अलग करती है उसे वह उच्च भूमि जो क्या लिखा है, वह उच्च भूमि जो दो क्षेत्रों के अफवाह तंत्र को अलग करती है उसे जल विभाजक कहते हैं। और इंडिया के जल विभाजक को क्या कहते हैं? महान जल विभाजक, उसे जल विभाजक कहते हैं। तथा द हाईलैंड रीजन which separates the drainage the highland region which separates the drainage system of two regions which separates the drainage system of two regions is called water divide जल विभाजक कहते हैं। तथा भारत के जल विभाजक को महान जल विभाजक कहा जाता है तथा भारत के जल विभाजक को महान जल विभाजक कहा जाता है। एंड इंडियाज वाटर डिवाइड इज कॉल्ड ग्रेट वाटर डिवाइड इंडियाज वाटर डिवाइड इज कॉल्ड ग्रेट वाटर डिवाइड। फिर उसके बाद लिखिए भारत का महान जल विभाजक द ग्रेट वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया भारत का महान जल विभाजक मानसरोवर झील से प्रारंभ हो जाता है द ग्रेट वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया बिगिंस फ्रॉम मानसरोवर लेक मानसरोवर झील से प्रारंभ हो जाता है तथा कामेट चोटी एवं अंबाला से होते हुए and while passing through Kamet Peak and Ambala कामेट चोटी तथा अंबाला से होते हुए यह अरावली विंध्याचल सतपुरा तथा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के रूप में कन्याकुमारी तक विस्तृत है while passing through Kamet Peak and Ambala it stretches up to Kanyakumari in the form of various mountain ranges such as Aravali, Vindhyachal, Satpura, Western Ghat, Satpura and Western Ghat,
सतपुरा एंड वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। तो ये हो गया इंडिया का ग्रेट वाटर डिवाइड। फिर ये भी लिखिए, महान जल विभाजक भारत में, महान जल विभाजक भारत में, ग्रेट वाटर डिवाइड सेपरेट्स, ग्रेट वाटर डिवाइड सेपरेट्स बे ऑफ बंगाल, Great water divide separates Bay of Bengal and Arabian Sea drainage system, Bay of Bengal and Arabian Sea drainage system। महान जल विभाजक भारत में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर अपवाह तंत्र को अलग करता है। बंगाल की खाड़ी तथा, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर अपवाह तंत्र को अलग करता है। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर अपवाह तंत्र को अलग करता है। लिख लिया। तो अब ये महान जल विभाजक कहीं 2 नंबर 5 नंबर में आ जाए। अच्छा, आपने मैप नहीं बनाया अभी, मैप बनाना अभी आप। उससे पहले एक और चीज बता देती हूँ। कल मुझे जाते वक्त पूछी थी किसी ने, स्टूडेंट ने, कि हमने देखा कि इंडिया में ज्यादातर ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं साइक्लोन्स, और ईस्टर्लीज ईस्टर्न कोस्ट पे लेके आती है। फिर वेस्टर्न कोस्ट में कभी कभी गुजरात में और मुंबई में कैसे आ जाते हैं, महाराष्ट्र वगैरह में कैसे चक्रवात आ जाते हैं। तो उसका कारण देखिए, अरब सागर में, अरेबियन सी में जो बनता होगा जो भी साइक्लोन, तो अगर यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे आपको पता है यहाँ काफी सारे आइलैंड्स हैं, हमने लिखे थे, क्या क्या लिखे थे बताओ। काठियावाड़ पेनिनसुला के पास पीरम, भैसला, और मुंबई के पास हेनरे, कैनरे, हाँ एलिफेंटा, हाँ पिजन, और ये सारे आइलैंड्स यहाँ पे भी है। बे ऑफ बंगाल में भी आइलैंड्स है। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों पर जो चक्रवात बनते हैं वो तो ऐसे गोल गोल घूमते हुए आगे ईस्टर्लीज उनको लेके आती है और वो सीधा ईस्टर्न कोस्ट पे टकराते हैं। ज्यादातर साइक्लोन्स ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं। वेस्टर्न कोस्ट पे जब आते होंगे ज्यादा, उसकी ये पॉसिबिलिटी है कि मान लो आसपास ही, तट के आसपास ही किसी द्वीप पर बने वो चक्रवात और काफी बड़ा बने, तो उस स्थिति में ऐसे जब गोल गोल घूमती है वायु, तो निकटवर्ती क्षेत्रों के जो कोस्ट है उसको भी कवर कर लेती है। कुछ समय तक पश्चिमी, इसके पश्चिमी तट पर गुजरात और महाराष्ट्र पे उसका थोड़ा असर रह सकता है, बट थोड़े टाइम बाद ये आगे निकल जाता है। ये साइक्लोन अंदर की तरफ नहीं आता है, ये साइक्लोन बनने के बाद आगे मूव करेगा, गति करेगा तो आगे जाएगा पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो अगर अरब सागर में ही कहीं तट के आसपास कोई चक्रवात बनता है तो उसका प्रभाव थोड़ा पश्चिमी तट पे देखने को मिल जाता है। जैसे अगर साइक्लोन की मैं आपको, आपने वीडियो नहीं दिखाऊंगी वीडियो कुछ नहीं होती, वीडियो में कुछ नहीं दिखता, बारिश होती हुई दिखती है बस। आपने न्यूज में देखा होगा कि मैप के ऊपर साइक्लोन ऐसे गोल गोल सा बताया जाता है। ये देखो ऐसा होता है साइक्लोन, मान लो, हाँ मान लो, देखो तो सही, जो समझा रही हो पहले तो उसको तो समझ लो, वीडियो वीडियो कर रहे हो। ये देखो गोल घूम रहा है ये चक्रवात। अब ये गोल घूमता हुआ चक्रवात समुद्र में बन रहा है, पर ये तट को कवर कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगर कोई स्थलीय भाग होता, मान लो इस एरिया में भी कोई लैंड रीजन होता, तो उसको भी इफेक्ट करता और फिर आगे जाता। तो अगर अरब सागर में कोई बने साइक्लोन और वो आसपास के तटवर्ती क्षेत्र को अपने चपेटे में ले ले बनते ही ऐसे ही तो बोलते हैं तो उस स्थिति में पश्चिमी तट पर थोड़े से चक्रवात आ सकते हैं। पर ज्यादा कॉमन साइक्लोन्स कहाँ है, ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा कॉमन है। और साइक्लोन्स ज्यादातर इंडिया में अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बनते हैं, पर कुछ साइक्लोन्स का फॉर्मेशन अप्रैल में भी होता है, अप्रैल मई में भी होता है। और चक्रवातों के अलग अलग नाम होते हैं, मतलब टाइफून वगैरह तो उनको कहते हैं, बट उसके अलावा भी उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ताउते हो गया, और भी कई नाम है, मुझे तो नाम याद नहीं आ रहे। गुलाब भी था, अच्छा। हाँ, तो ऐसे चक्रवातों के काफी सारे नाम होते हैं। ये नाम देता कौन है, तो जैसे, हाँ कंट्रीज देती, जैसे इंडियन ओशन में साइक्लोन्स आते हैं जो, तो इंडियन ओशन में जिन जिन देशों का तटवर्ती क्षेत्र है, हिंद महासागर में जिन जिन देशों का कोस्टल रीजन है, वो सभी देश
नाम देते हैं, और उन नामों की एक पहले ही नाम लेकर और एक पूरा चार्ट बन चुका होता है। हर देश ने, मान लो इंडिया है, पाकिस्तान है, ऐसे आसपास के म्यांमार है, इस तरह के निकटवर्ती सभी देश जो है 5-5 नाम दे देते हैं। 1 2 3 4 5, 5-5 नाम दे देते हैं। ये इन्होंने नाम दे दिया एक साथ। अब आने वाले 10 सालों में या आगने वाले सालों में जो भी साइक्लोन्स के नाम रखने होंगे, इस बार इंडिया का नाम रख लिया, फिर पाकिस्तान का, फिर म्यांमार का, सीक्वेंस से वो नाम रखते जाते हैं। फिर ये खत्म हो गया, फिर दूसरे सेकंड उनके जो नेम्स के ऑप्शन होते हैं उसको पिक कर लेते हैं। तो ऐसे चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं आसपास के देशों द्वारा ही दिए गए पहले से सबमिट कराए हुए नेम्स में से कोई एक नेम उस साइक्लोन को मिल जाता है। चक्रवात जब आते हैं तो उससे पहले अलर्ट आते हैं अलग अलग कलर के, शायद ऑरेंज कलर, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। तो सबसे हाई अलर्ट जो होता है रेड अलर्ट। तो वो अलर्ट पहले जारी होते हैं। अलर्ट का मतलब है अब चक्रवात जो है वो तट पे पहुंचने ही वाला है। तो इस तरह से साइक्लोन में बेसिक चीजें बताई जाती है। साइक्लोन का कोई वीडियो के माध्यम से आपको ये जो हमने समझा है वो नहीं समझ में आ सकता, क्योंकि हमने वो किया है, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे किया है। आप जब भी वीडियो देखोगे तो न्यूज में जो दिखता है वही दिखेगा, आंधी तूफान और बारिश, उसके अलावा कुछ नहीं दिख। आज तुम्हें समोसा मिल रहा है, आप पार्टी मत मांगना कभी। नहीं, पार्टी हो गई पूरी। वीडियो दिखा रही हूँ, ये पार्टी है, ठीक है। आज समोसा भी तो खाओगे इतना।
अपने आप ऑटोमेटिकली चल जाएगी क्या? चलो अभी आप बनाइए ग्रेट वाटर डिवाइड का डायग्राम, ये महान जल विभाजक का डायग्राम। पंखा बंद करवाना है? कर दो, उनकी मदद कर दो, उनका बंद कर दो। नहीं ऐसे नहीं बंद करना, बारिश नहीं हुई आज। होगी क्या आज बारिश बताओ? हुई थी, कल भी हुई थी रात को। तो कल आर्द्र दौर था, वेट स्पेल। आज भी आर्द्र दौर होगा, पता नहीं, संभावना लग रही है वैसे मौसम जिस तरह का है, बाकी पता नहीं। हाँ क्या? एसी? ठंड लग रही है? बाकी लोगों को सही लग रहा है। थोड़ा सा हो सकता है आप वेंट के बिल्कुल सामने बैठे हो, आप लोग स्वैप कर लो सीट। वेंट के सामने बैठे हो ना, ठीक, इसलिए आपको लग रही होगी। इधर उधर का चेंज हो जाओ, सीट को चेंज कर लो, इधर उधर आ जाओ, या इधर आ जाओ आगे। चालू हो गई स्क्रीन? बन गया सबका? जैसलमेर तो बनाया नहीं तुमने? जैसलमेर थोड़ा सा बना, बनाया नहीं? हाँ हाँ गुड। तुम्हारा जैसलमेर गुजरात में कैसे चला गया? इन दोनों का ही ऑलमोस्ट गुजरात। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, इट्स ओके, थोड़ा सा दूर बनाना है ना। हाँ दिस इज फाइन। चलो अभी हो गया। अब हम जो है वो बनाएंगे ड्रेनेज सिस्टम का, जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था वो। किसका नहीं बना? जल्दी से बनाइए, जल्दी से। खाली रखा बना हुआ है, आता ही नहीं अभी तक, मैप बनाना नहीं आता, आधी इंडियन ज्योग्राफी हो गई, शर्म करो, अभी तक नहीं आता। ये पुराने बच्चों को तो डांट पड़नी चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए, हाथ खड़ा करके खड़े हो जाओ, हाथ है। नहीं तो बनाना क्यों नहीं सीखा अभी तक? वेरी गुड, वेरी। कामेट, कामेट चोटी, कामेट भी। चलो अभी हो गया, गुड गुड, वेरी गुड। अब अपवाह तंत्र का वर्गीकरण देखते हैं, छोटा और अच्छा, गुड। चलो सबका बन गया है। अब आप लिखिए ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ये बनाइए अपवाह तंत्र, उद्गम के आधार पर, सागरीय अभिविन्यास के आधार पर। उद्गम के आधार पर हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। बनाओ ये फ्लो चार्ट।
ओ, उधर वाले इंग्लिश में लिखने। खुद बना के दूसरों को मतलब डिस्टर्ब करो बोल बोल के। अच्छा, लिख लिया सबने? जिन्होंने लिख लिया, अब हम हिमालय और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में डिफरेंस देखेंगे, अंतर। और अंतर देखते हुए ही हम उनकी विशेषताएं भी देख लेंगे। और हिमालय तंत्र कर ले अगर हम, और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम कर ले, तो ऑटोमेटिकली बंगाल की खाड़ी, अरब सागर अफवाह तंत्र हो जाता है। कैसे? हिमालय अफवाह तंत्र में आती है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसमें से गंगा और ब्रह्मपुत्र तो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है, और सिंधु अफवाह तंत्र है अरेबियन सी। तो जब हम हिमालय अफवाह तंत्र की नदियां करते हैं तो ऑटोमेटिकली बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाली भी कवर हो जाती है। अगर एग्जाम में जिस तरह से भी क्वेश्चन आए, अगर बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र पूछे तो सारी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उनके बारे में बता देना। अगर अरब सागर पूछे तो अरेबियन सी वाली नदियां बता देना। और अगर हिमालय और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र पूछे तो उस तरह से लिख लेना। जैसे पूछा जाए वैसे बताया जा सकता है। तो अब हम इनमें अंतर देखेंगे। आप कॉपी में बीच में एक लाइन बना के दोनों की हेडिंग डालिए। किसका नहीं हुआ ये? हो गया? दो तीन, तीन चार लोगों का नहीं हुआ। आप ऐसा करें, कॉपी के अंदर नेक्स्ट पेज पे या जहां पे भी लाइन बना के एक तरफ तो लिखे हिमालय अफवाह तंत्र, दूसरी तरफ लिखे प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। क्या चीज? न्योता पहले दे दिया? किसने दिया आपको न्योता? नरेंद्र सर ने? नवीन जी आए थे? नवीन जी को एक तो सिखाना पड़ेगा, जा जाके बोले कि मेरी पार्टी है वो। आ, विजय सर ने बोला बाहर से नाश्ता मत करना, समोसा आ रहा है, आ रहे हैं। कहाँ है समोसे? पहले ही मना कर देते, हम कम से कम चाय तो पीकर आते। मदन सिंह भाटी बहुत ही मतलब दुखी और धोखे से आघात हुए हुए कि भाई हमारे साथ धोखा कर दिया, नाश्ता भी नहीं किया और समोसा भी नहीं आया। मुझे लगता है जब तक वो आएगा तब तक लंच टाइम हो जाएगा, तो कुछ तो सहयोग मिलेगा ही, लंच में सहयोग मिल जाएगा। ये हो गया, अभी आ जाएगा। देखो इतने सारे समोसे बनने में टाइम तो लगता है। पहले तो पहले वो तो बनाना पड़ता है ना, क्या कहते हैं, माहौल तो बनाना पड़ता है। और अब समोसा आएगा, फिर आप बोलोगे चटनी नहीं है, लाल चटनी नहीं है, हरी चटनी नहीं है, कई चीज विचित्र विचित्र मांगे होंगे आपकी। उनका देखो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बिना समोसा के काम चला रहे हैं, घर बैठे बैठे उन घर पे खा लेंगे। अच्छा, सोते सोते पढ़ते? हाँ,
एक मिनट देखिए। और काश मेरी क्लास में तो ना आए, मेरी क्लास के या तो एंडिंग में आए, नहीं तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, मेरा पढ़ाने का वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा लिंक। थोड़ा एंडिंग में आए तो ज्यादा सही है, बीच में क्लास डिस्टर्ब होती। हाँ चलो, अभी हमने हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में अंतर देखना है। डिफरेंस में देखिए, हिमालय तंत्र में कौन सी नदियां सम्मिलित हैं? हिमालय तंत्र में नदियां हैं ऐसी जो हिमालय पर्वत से निकलती, या फिर ऐसी नदियां जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी से आकर मिलती है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी का एक का उदाहरण बताती हूँ, सिंधु नदी, इंडस रिवर। सिंधु नदी जो है, इंडस रिवर, उससे एक सिंधु क्या, गंगा नदी वाला एग्जांपल बताती हूँ। गंगा नदी जो है वो निकलती है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से। गंगा नदी से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है, पर एक सहायक नदी पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, सोन नदी। निकलती कहां से? सोन, अमरकंटक। अमरकंटक किसका पार्ट है? प्रायद्वीपीय भारत का, पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। पर सोन नदी मिल रही गंगा नदी से, और गंगा हिमालय से निकल रही है, तो सोन नदी को किसका ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट मानेंगे? हिमालय अपवाह तंत्र का। उसको पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट नहीं मानेंगे, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट मानेंगे। तो हिमालय तंत्र की नदियों में हिमालय से निकलने वाली नदियां तथा उसकी सहायक नदी तथा उसकी सहायक नदियां सम्मिलित है। चाहे वो सहायक नदियां कहीं से भी निकल रही हो, पेनिनसुलर इंडिया से भी निकल रही हो, तो भी वो इसी का पार्ट मानी जाएंगी। ऐसे ही प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां तथा उसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज, इंग्लिश में ट्रिब्यूटरीज कहते हैं सहायक नदियों को। तो ये हो गई कौन सी नदियां सम्मिलित है इनमें, तो हिमालय में हिमालय की नदियां और उसकी सहायक नदियां, प्रायद्वीप में प्रायद्वीप की नदियां और उसकी सहायक नदियां। अब हिमालय वाली जो नदियां हैं, इनको जल मिलता है हिमनद से और वर्षा से, जबकि इन नदियों को जल मिलता है केवल और केवल वर्षा से। इसीलिए हिमालय वाली नदियों में हिमनद और वर्षा दोनों से जल मिलने के कारण जल एक तो ज्यादा है, और ये नदी सदावाहिनी है। सदावाहिनी, सदा मतलब हमेशा इनमें पानी रहता है। पेरिनियल, ये पेरिनियल रिवर्स है, बारहमासी नदियां, सदावाहिनी नदियां। जबकि इधर वाली नदियां सीजनल है, मौसमी नदियां, जिनमें कभी कभी पानी कम भी हो जाता है। फिर हिमालय तंत्र की नदियां, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, यंग फोल्ड माउंटेन। नवीन वलित पर्वत से, ऊंचे पर्वत से जब नदियां गिरती होंगी तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती होगी। स्पीड ज्यादा होने की वजह से हिमालय तंत्र की नदियां युवा अवस्था में, युवा अवस्था, एक साथ जोड़ दिया, युवा और अवस्था, यंग स्टेज। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां बहती हैं पठारी क्षेत्र से, प्लेटो रीजन से, फ्लैट प्लेटो रीजन से बहती है, ज्यादा ऊंची पहाड़ियों से गिरती भी नहीं। इसीलिए प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां प्रौढ़ हैं, धीरे चलती है थोड़ा, प्रौढ़ या मैच्योर स्टेज में। मैच्योर स्टेज, युवा अवस्था में जो नदियां होती हैं उनकी स्पीड ज्यादा होती है, प्रौढ़ अवस्था में जो नदियां होती हैं उनकी स्पीड थोड़ी कम होती है। अब ये जो नदियां हैं, हिमालय वाली नदियां, हिमालय वाली नदियों की लंबाई ज्यादा है, ये लॉन्ग रिवर्स हैं, लंबी लंबी नदियां हैं। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है, पूरा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश सब क्रॉस करके फिर जाकर गिरती है, काफी लंबी नदी है। जबकि बाकी साउथ इंडिया की नदियों को अगर देखेंगे, एक एक दो दो स्टेट्स को क्रॉस करते ही जाकर गिर जाती है समुद्र में। जैसे महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा से जाती है और गिर जाती है समुद्र में। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी तो फिर भी साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है, पर काफी छोटी छोटी नदियां हैं, कावेरी नदी और ये सब। तो साउथ इंडिया की रिवर्स छोटी हैं, शॉर्ट रिवर्स। फिर नॉर्थ इंडिया में जो युवा अवस्था में है नदियां, बहुत हाई स्पीड है, इनका पानी बहुत तेजी से चलता है, तो इन नदियों की अपर्दन क्षमता बहुत अधिक है। अपर्दन क्षमता, इरोजन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है।
इरोजन कैपेसिटी का मतलब जब नदी का पानी बहुत तेजी से बहता है तो वो अपने साथ गाद, मिट्टी, अवसादों को आसानी से बहाकर ले जा सकता है। नदी जो है वो नीचे से कटाव करती है, जब उसकी अच्छी क्षमता होती है, कैपेसिटी, स्पीड ज्यादा होती है, तो उसका पानी नीचे की तरफ से धरातल को काटता है, जिसकी वजह से गहरी गहरी घाटियां बनती हैं। और जब नदी की स्पीड कम होती है, नदी की अपर्दन क्षमता, इरोजन कैपेसिटी कम होती है, तो नदी नीचे से कटाव नहीं कर पाती, नदी साइड में से, किनारों का कटाव करती है। इसको कहते हैं लेटरल इरोजन, साइड में से कटाव करती है। और जब नदी नीचे गहराई में कटाव नहीं कर रही, साइड में से कटाव कर रही है, तो ऐसी नदियां बनाती है चौड़ी घाटियां। जबकि गहराई में कटाव करने वाली नदियां बनाती है गहरी घाटियां, डीप वैलीज। तो हिमालय तंत्र की नदियां गहरी घाटियां बनाती है, प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां चौड़ी घाटियां बनाती। तो प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियों की अपर्दन क्षमता थोड़ी कम है। अपर्दन, ये हिमालय तंत्र की नदियां गहरी घाटियां बनाती हैं, खास तौर पर गहरी वी आकार की घाटियां, डीप वी शेप्ड वैलीज। और यहां वाली नदियां बनाती है चौड़ी घाटियां, ब्रॉड वैलीज, ब्रॉड वैलीज। अब देखो, जब कोई घाटी बहुत गहरी होती है, नदी जब काटती है नीचे से, तो जनरली वी आकार की घाटी बनती है, ऐसे पहाड़ों के बीच में वी आकार की घाटी। कभी कभी नदी दो ऊंचे पर्वतों के बीच में, जिनका ढाल बहुत तीव्र है और सीधा है, उनके बीच में बह रही होती है। तो ऐसी नदी जो काफी गहराई तक कटाव कर दे और इस तरह से गहरा हो प्लस सकड़ा, गहरी और सकड़ी सी घाटी जो बनती है, मतलब दो, आप कल्पना करो, दो पर्वत हैं और उसके बीच में एक बहुत ज्यादा गहराई है, सीधे पर्वत खड़े हैं और बीच में गहराई वाला हिस्सा है और उस घाटी क्षेत्र में नदी बह रही। तो ऐसी जो घाटी होती है, जो डीप होती है और थोड़ी नैरो होती है, गहरी और थोड़ी सकड़ी, उसको कहते हैं गॉर्ज। गॉर्ज। और ये जो है गॉर्ज, गॉर्ज जब थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाए या कोई नदी थोड़ा ज्यादा अपर्जन अपर्दन कर दे, तो बनती है कैनियन। अब कैनियन कैसे बनती है वो भी देखिए। कैनियन में ऊपर का हिस्सा थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है, नीचे का हिस्सा का थोड़ा कम चौड़ा होता है। काफी विशाल होती है, बड़ी होती है, ऊपर से थोड़ी ज्यादा चौड़ी होती है, नीचे से थोड़ी कम चौड़ी होती है। तो उसको कहते हैं, होती बहुत बड़ी है, कैनियन। कैनियन, विश्व की सबसे बड़ी कैनियन है ग्रैंड कैनियन, यूएसए में स्थित है। कौन सी नदी बनाती है? कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी बनाती है ग्रैंड कैनियन। तो ये जो हिमालय तंत्र की नदियां हैं, वो गहरी घाटियां, गहरी वी आकार की घाटियां, गॉर्ज, कैनियन, ये सब बनाती हैं। तो ये सारी चीजें अभी हम लिखेंगे, इतना लिखेंगे, उसके बाद आगे और डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं कोई गॉर्ज कैनियन का बेटर कोई डायग्राम वगैरह ढंग का कुछ मिल जाए तो। अभी उठा लूंगी। गॉर्ज कैनियन, तो इसमें तो कोरा में बता रखा है, पहले हम सिर्फ गॉर्ज देख लेते हैं। एंटर कैसे होगा? ये रहा गॉर्ज। इसमें देखो, ये एक गॉर्ज है, इस गॉर्ज को देखिए, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, सकड़ी सी घाटी है, नैरो वैली, सीधी, जिस तरह से हमने बनाई थी वैसा ही। और फिर और देखिए, कैनियन दिखाती हूँ। इसमें ये कुछ एक तो कैनियन की फोटोज भी हैं, मोस्टली गॉर्ज ऐसी होती है। अब कैनियन देखिए, कैनियन देखो ऊपर से थोड़ी चौड़ी है, ऊपर से चौड़ी है, नीचे जाके सकड़ी हो जाती है। और ये ग्रैंड कैनियन है, जो कोलोराडो नदी बनाती है, विश्व की सबसे बड़ी कैनियन, लार्जेस्ट कैनियन, ये ग्रैंड कैनियन है यूएसए में। तो इस तरह से कैनियन और गॉर्ज जैसी गहरी घाटियां बनती है।
तो ये तो हो गई गॉर्ज कैनियन। सिर्फ आपको नाम लिखने, कहीं एक्सप्लेन थोड़ी करना है, खुद को समझ में आनी चाहिए। तो ये है, इतने इतने डिफरेंस लिख लेते हैं, उसके बाद आगे और डिस्कस कर लेंगे। लिखिए हिमालय अपवा तंत्र में, इसमें लिखिए इस तंत्र में हिमालय से निकलने वाली, इस तंत्र में हिमालय से निकलने वाली नदियां तथा उसकी सहायक नदियां सम्मिलित है। इस तंत्र में हिमालय से निकलने वाली नदियां तथा उसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं। इन दिस सिस्टम द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, in this region the rivers originating from Himalayan mountain, the rivers originating from Himalayan mountain and its tributaries, Himalayan mountain and its tributaries are included, and its tributaries are included। प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र में लिखिए इस तंत्र में, इस तंत्र में प्रायद्वीप से निकलने, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां, इस तंत्र में प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां तथा उसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं। इस तंत्र में प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां तथा उसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं। दिस सिस्टम इंक्लूड्स द रिवर्स, दिस सिस्टम इंक्लूड्स द रिवर्स originating from peninsular, rivers originating from peninsular region, rivers originating from peninsular region and its tributaries, peninsular region and its tributaries, its tributaries सहायक नदियां सम्मिलित हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए हिमालय अपवा तंत्र में इस तंत्र की नदियों को हिमनद, इस तंत्र की नदियों को हिमनद एवं वर्षा से जल प्राप्त होता है। इस तंत्र की नदियों को हिमनद एवं वर्षा से जल प्राप्त होता है। The rivers of this system receive, the rivers of this system receive water from, receive water from glaciers and rainfall, receive water from glaciers and rainfall, glaciers and land and rainfall, rainfall। वर्षा एवं हिमनद से, हिमनद एवं वर्षा से जल प्राप्त होता है। अतः ये नदियां सदावाहिनी है, अतः ये नदियां सदावाहिनी है। Therefore these rivers are perennial, therefore these rivers are perennial, these rivers are perennial। अतः ये नदियां सदावाहिनी है। फिर प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र में लिखिए इस तंत्र की नदियों को केवल वर्षा से जल प्राप्त होता है। इस तंत्र की नदियों को केवल वर्षा से जल प्राप्त होता है। The rivers of this system receive water, the rivers of this system receive water from rainfall, receive water from rainfall। वर्षा से जल प्राप्त होता है। अतः ये नदियां मौसमी हैं, अतः ये नदियां मौसमी हैं। Therefore these rivers are seasonal, therefore these rivers are seasonal। अतः ये नदियां मौसमी हैं। फिर उसके बाद लिखिए हिमालय अपवा तंत्र में इस तंत्र की नदियां नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र से बहती हैं। इस तंत्र की नदियां नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र से बहती हैं। The rivers of this system flows through, the rivers of this system flows through Youngfold mountain region,
flows through Youngfold Mountain region. Youngfold Mountain region नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र से बहती है। अतः ये नदियां युवा अवस्था में हैं। अतः ये नदियां युवा अवस्था में हैं। Therefore, these rivers are in their young stage. Therefore, these rivers are in their young stage. In their young stage. युवा अवस्था में है। फिर उसके बाद आगे लिखिए, प्रायद्वीपीय तंत्र में लिखिए, इस तंत्र की नदियां पठारी क्षेत्र से बहती हैं। इस तंत्र की नदियां पठारी क्षेत्र से बहती हैं। The rivers of this system flow through plateau region. The rivers of this system flow through plateau region. Plateau region पठारी क्षेत्र से बहती हैं। अतः ये नदियां प्रौढ़ अवस्था में हैं। अतः ये नदियां प्रौढ़ अवस्था में हैं। Therefore, these rivers are in their mature stage. Therefore, these rivers are in their mature stage. प्रौढ़ अवस्था में है। Are in their mature stage. फिर उसके बाद आगे लिखिए, हिमालय अपवाद तंत्र में इस तंत्र की नदियां लंबी हैं। हिमालय अपवाद तंत्र में लिखिए, इस तंत्र की नदियां लंबी हैं। The rivers of this system are long. The rivers of this system are long. इस तंत्र की नदियां लंबी हैं। और प्रायद्वीपीय तंत्र में लिखिए, इस तंत्र की नदियां छोटी हैं। इस तंत्र की नदियां छोटी हैं। The rivers of this system are short in length. The rivers of this system are short in length. Short in length. फिर उसके बाद अगले पॉइंट में लिखिए, हिमालय तंत्र में लिखिए, इस तंत्र की नदियों की अपर्दन क्षमता अधिक है। इस तंत्र की नदियों की अपर्दन क्षमता अधिक है। The erosion capacity of the rivers of this system, the erosion capacity of the rivers of this system is high. The erosion capacity of the rivers of this system is high. अपर्दन क्षमता अधिक है। प्रायद्वीपीय तंत्र में लिखिए, इस तंत्र की नदियों की अपर्दन क्षमता कम है। इस तंत्र की नदियों की अपर्दन क्षमता कम है। The erosion capacity of the rivers of this system, the erosion capacity of the rivers of this system is low. Of the rivers of this system is low. अपर्दन क्षमता कम है। फिर उसके बाद हिमालय अपवाद तंत्र में लिखिए, ये नदियां गहरी वी आकार की घाटियों, ये नदियां गहरी वी आकार की घाटियों, these rivers form deep V-shaped valleys. These rivers form deep V-shaped valleys. गहरी वी आकार की घाटियां गॉर्ज तथा कैनियन का निर्माण करती हैं। गॉर्ज तथा कैनियन का निर्माण करती हैं। गॉर्ज तथा कैनियन का निर्माण करती हैं। The rivers or these rivers form deep V-shaped valleys, gorges and canyons. Gorges and canyons. Gorges and canyons. प्रायद्वीपीय तंत्र में लिखिए, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में इस तंत्र की नदियां चौड़ी घाटियों का निर्माण करती हैं। इस तंत्र की नदियां
चौड़ी घाटियों का निर्माण करती है। The rivers of this system form broad valleys. The rivers of this system form broad valleys. The rivers of this system form broad valleys. चौड़ी घाटियों का निर्माण करती है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे और डिफरेंसेस। चलो अभी ये हिमालय अपवाद तंत्र में आगे देखिए। हिमालय तंत्र की नदियां ज्यादा अपरदन करती हैं, ज्यादा कटाव करती हैं, इसीलिए हिमालय तंत्र की नदियों के पास अवसाद ज्यादा होते, अवसाद सेडिमेंट्स ज्यादा होते हिमालयन रिवर्स के पास, और इन नदियों के पास अवसादों की मात्रा कम होती। ये नदियां क्योंकि इनके पास अवसाद ज्यादा है, सेडिमेंट ज्यादा है, इसलिए ये बड़े बड़े विस्तृत मैदान बनाती हैं, लार्ज प्लेन्स का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे कि गंगा के मैदान काफी बड़े हैं, और ये नदियां जो है सीमित मैदान बनाती हैं। ये बहुत लिमिटेड प्लेन्स ही बना पाती, लिमिटेड प्लेन, सीमित मैदान। जैसे आपको पता है प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां बस थोड़ा सा तटवर्ती मैदान बनाती है, कोस्टल प्लेन्स, उसके अलावा ज्यादा बड़ा मैदान बना नहीं पाती। फिर हिमालय तंत्र की नदियां जब बहती हैं तो इसी विशाल मैदान में बहती है हिमालय से निकलने के बाद। जैसे गंगा नदी बहती है यूपी बिहार, गंगा का जो मैदान है वहां से बहती है। तो जब ये नदियां बहती हैं तो हिमालय तंत्र की नदियों का जो तल है वो मैदानी क्षेत्र में है, और मैदानी क्षेत्र में नदियों का तल किससे बना होगा? जलोढ़ अवसादों से, अलूवियल सेडिमेंट से। तो इन रिवर्स का जो बेड है या इन नदियों का जो तल है वो जलोढ़ अवसादों से बना है, अलूवियल सेडिमेंट से। तो ऐसे अलूवियल सेडिमेंट से बने हुए तल को अपर्दित करना, काटना आसान होता है। जबकि प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां ये बहती हैं कठोर चट्टानी तल के ऊपर से। मतलब देखो आप, जैसे विंध्याचल सतपुरा के बीच में ब्रंच घाटी है, वहां से बहती है नर्मदा और तापी जैसी नदियां। कुछ नदियां पठारी क्षेत्र में, प्लाटो रीजन में पठार के ऊपर बहती है, प्लाटो के ऊपर, तो वो हार्ड रॉक्स के ऊपर से बहती हुई जाती। तो इन नदियों का तल हार्ड रॉक्स या कठोर चट्टानों से बना होता है। अब ये हिमालय तंत्र की नदियां जो हैं, जिस विशाल में मैदान में ये चलती हैं वहां ऐसे लहराते हुए चलती, इसको कहते हैं विसर्पाकार मार्ग या विसर्पण करती है नदियां, विसर्पण या विसर्पाकार मार्ग में चलती है, इसको बोलते हैं मियंडर। तो हिमालयन रिवर्स ज्यादा मियंडर करती हैं, ज्यादा लहराते हुए चलती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियों के पास ज्यादा मियंडर करने का स्कोप नहीं होता, ज्यादा विसर्प करने का उनके पास विकल्प नहीं होता। जैसे नर्मदा और तापी नदियों को देखिए, नर्मदा नदी निश्चित मार्ग में बह रही है और विंध्याचल और सतपुरा के बीच में जो जगह मिल रही है बस वहीं बह रही है, वो ज्यादा अपनी मर्जी से लहरा नहीं सकती, उनको सीमित स्थान मिला है बहने के लिए। तो प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां जनरली विसर्पण नहीं करती इतना, थोड़ा सा अंत में अपने डेल्टा क्षेत्र में भले ही वो थोड़ा विसर्पण कर लेती हैं, तो ओनली डेल्टा रीजन में ये थोड़ा सा मियंडर करती, अदरवाइज ये मियंडर ज्यादा नहीं करती, विसर्पण नहीं करती। फिर हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं, हिमालय तंत्र की नदियों में आपको देखो अनुवर्ती नदियां होती हैं कुछ जो ढाल का अनुसरण करती है, अनुवर्ती कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। तो अनुवर्ती नदियां तो सब जगह देखने को मिलती है, प्रायद्वीपीय तंत्र में भी होती हैं और हिमालय तंत्र में भी होती हैं। अनुवर्ती नदियां उनको कहते हैं जो ढाल का अनुसरण करती है, जैसे गंगा नदी ढलान के अनुसार बह रही, तो ज्यादातर नदियां ढलान का ही अनुसरण करती हैं, तो ज्यादातर इंडिया में नदियां अनुवर्ती ही हैं। तो हिमालय तंत्र में और इसमें दोनों में अनुवर्ती नदियां तो हैं ही, पर उसके अलावा डिफरेंस क्या है? हिमालय तंत्र में अनुवर्ती नदियों के साथ साथ मुख्यतः पूर्ववर्ती नदियां भी पाई जाती, पूर्ववर्ती नदियां एंटीसीडेंट रिवर्स, एंटीसीडेंट रिवर्स।
तो ये पूर्ववर्ती नदियां क्या है? तो हिमालय तंत्र की नदियों में कुछ नदियां पूर्ववर्ती हैं, जैसे सतलज नदी, सिंधु नदी। ऐसी नदियां जो किसी मुख्य भूभाग के बनने से पहले ही बन चुकी थी, उनको कहते हैं पूर्ववर्ती नदियां। जैसे हिमालय के निर्माण से पहले ही सतलज बन चुकी थी, तो उसको कहेंगे पूर्ववर्ती या एंटीसीडेंट रिवर। पूर्ववर्ती नदियां ऐसी होती हैं जो उनके मार्ग में अगर कोई हाईलैंड रीजन राइज अप भी हो जाए, कोई उच्च भूमि क्षेत्र उठ भी खड़ा हो, तो भी वो अपना रास्ता नहीं छोड़ती। उनको ढाल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना रास्ता जो निश्चित मार्ग उन्होंने तय कर रखा है वो उसी पर बहती है। अगर उनके मार्ग में कोई ऊंची भूमि आ भी जाए, तो उस हाईलैंड एरिया को वो काट काट के अपना रास्ता बना लेती है। जैसे सतलज नदी ने बनाया है शिवकिला दर्रा, और उसको उसके माध्यम से वो हिमालय को भी काट कर आगे बढ़ गई, पर उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। अगर सतलज नदी पूर्ववर्ती नहीं होती, तो हिमालय के उसके मुंह के सामने या मुखाने के सामने खड़े होते ही तो वो क्या कर देती, वो चाइना की तरफ टर्न ले लेती, या जिस तरफ ढलान मिलता उस तरफ टर्न ले लेती। पर सतलज ने ऐसा नहीं किया। तो सतलज जैसी नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं, जो उनके मार्ग में किसी उच्च भूमि के उत्थान के बाद भी अपना रास्ता, अपना मार्ग नहीं छोड़ती। तो हिमालय की कई सारी नदियां पूर्ववर्ती हैं, एंटीसीडेंट है। प्रायद्वीपीय तंत्र की कुछ नदियां सुपर इम्पोज रिवर्स हैं, अध्यारोपित, सुपर इम्पोज्ड। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज की कुछ रिवर्स सुपर इम्पोज या अध्यारोपित है। सुपर इम्पोज या अध्यारोपित क्या होता है? तो इसमें मान लो ये कोई आपके वो है, कोई स्थलीय भाग है जहां पर ये नदियां बह रही हैं। इसमें ऊपर इस जगह अगर नदी बह रही हो, यहाँ, तो ये जो आपको सतही भाग दिख रहा है या स्थल दिख रहा है, इस स्थल में नीचे, ऊपर से नीचे तक जब जाते हैं तो अलग अलग तरह की आपको चट्टानें मिलती है। जैसे ये ऊपर की तरफ इस तरह की रॉक है, उससे नीचे अलग तरह की कोई रॉक होगी, उसके और नीचे कोई अलग तरह की रॉक होगी। तो हर ऊंचाई मतलब ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे अलग अलग तरह की चट्टानों की परतें होती है। अब नदी जब बहती है इस तरह के स्थल भाग पर, तो नदी धीरे धीरे अपना मार्ग उस चट्टान के ऊपर स्थापित करती है जिस चट्टान के ऊपर वो चल रही है, बह रही है। वो धीरे धीरे कटाव करते करते अपने रास्ते को पूरा अच्छे से स्थापित कर देती है उस चट्टान के ऊपर। तो ये जो है पानी, ये नदी का जल धीरे धीरे बहते बहते नीचे की तरफ भी हल्का फुल्का कटाव करते करते और अपना मार्ग इस चट्टान के ऊपर अच्छे से स्थापित कर देगा। मान लो ये नदी सूख भी जाए या खत्म भी हो जाए, तो उसके बाद भी हमें ये नदी कहाँ से बहती थी वो स्पष्ट नजर आएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत में ऐसी कई सारी नदियां हैं जो कि सुपर इम्पोज्ड हैं, जो अपना मार्ग अध्यारोपित करती हैं किसके ऊपर, चट्टानों के ऊपर। जिन चट्टानों पर वो बह रही हैं उनके ऊपर अपना मार्ग, अपना पाथ एस्टैब्लिश करती हैं। तो ऐसी रिवर्स को सुपर इम्पोज रिवर्स कहते हैं। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की कई सारी नदियां सुपर इम्पोज्ड है, अध्यारोपित है। एक बार इतने डिफरेंस लिख लेते हैं, फिर आगे और देखेंगे। क्या हो गया? हाँ, दो चार और है इसके बाद, ये डिस्कस किया उसके बाद दो चार और। ये लिख लो, एक दो तीन चार लिखे, और दो और है। ठीक है, टोटल छह ही बचे। और तो छह लिख लिए, छह बचे, 12 हो गए ना, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं। लिखो, नहीं हो जाएंगे वो, थोड़ा बहुत लॉजिकली सोचना अच्छा, युवा अवस्था, अपर्दन क्षमता, ये सब। और आधे पॉइंट्स, कुछ एक पॉइंट छोड़ भी दे तो कोई बात नहीं, जगह ही कम होती है पेपर में, ज्यादा लिखोगे तो थोड़ा याद तो रहेगा। तीन सब्जेक्ट क्या, तीन सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो ऐसा करो करो ज्योग्राफी तो पूरी याद करो, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता। कटौती करनी है तो उधर करो, मेरे को मत बोलो कि मैं कटौती करवाऊं। यस, हाँ, नहीं तो तुम लोग ये मत बोलो कि मैम कम कराओ, हमारे तीन सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग वाली क्लासेस में बोला करो ये। ठीक है, चलो। कभी ये तो नहीं बोलते आप कि मैम आज हमने नाश्ता किया हुआ, बिल्कुल भूख नहीं, समोसा मत खिलाओ, है? ऐसा तो कभी नहीं बोलते। पढ़ाई थोड़ी सी ज्यादा करवा दो तो उसमें तकलीफ होने लगती। लिखो, ज्यादा भी नहीं हो रही है ये, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें कर रहे हैं। हाँ?
साइकोलॉजिकल एथिक्स का पालन करो, कर रहे हो? चलो लिखो लिखो, तुम लोग बहुत हाई लेवल की टर्म्स यूज करने लगे, साइकोलॉजिकल एथिक्स, सही। हाँ हाँ, चलो चलो लिखो, लिखिए इसमें हिमालय अफवाह तंत्र में इस तंत्र की नदियों, इस तंत्र की नदियों के पास अवसादों की मात्रा, इस तंत्र की नदियों के पास अवसादों की मात्रा अधिक होती है, इस तंत्र की नदियों के पास अवसादों की मात्रा अधिक होती है। द रिवर्स ऑफ दिस सिस्टम, द रिवर्स ऑफ दिस सिस्टम, द रिवर्स ऑफ दिस सिस्टम, क्या लिखा था, इस तंत्र की नदियों के पास अवसादों की मात्रा, हैव लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, द रिवर्स ऑफ दिस सिस्टम हैव लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, अवसादों की मात्रा अधिक होती है। अतः ये नदियां, अतः ये नदियां विस्तृत मैदान का निर्माण करती हैं, अतः ये नदियां विस्तृत मैदान का निर्माण करती हैं। Therefore these rivers, therefore these rivers form large plains, therefore these rivers form large plains। प्रायद्वीपीय तंत्र में लिखो, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में इस तंत्र की नदियां, इस तंत्र की नदियों के पास, इस तंत्र की नदियों के पास अवसादों की मात्रा कम होती है, इस तंत्र की नदियों के पास अवसादों की मात्रा कम होती है। द अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स इज लो, द अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स इज लो इन द रिवर्स ऑफ द सिस्टम, is low in the rivers of the system, rivers of the system। therefore, अतः ये नदियां सीमित मैदान का निर्माण करती हैं, अतः ये नदियां सीमित मैदान का निर्माण करती हैं। therefore these rivers form limited plains, therefore these rivers form limited plains, सीमित मैदान का निर्माण करती हैं। फिर हिमालय तंत्र में लिखिए, हिमालय ड्रेनेज सिस्टम में इन नदियों का तल, हिमालय वाले में लिखो, इन नदियों का तल जलोढ़ अवसादों से बना है, इन नदियों का तल जलोढ़ अवसादों से बना है। द बेड ऑफ दीज रिवर्स, द बेड ऑफ दीज रिवर्स इज फॉर्म्ड ऑफ, द बेड ऑफ दीज रिवर्स इज फॉर्म्ड ऑफ, इज फॉर्म्ड ऑफ alluvial sediments, is formed of alluvial sediments से बना है। और प्रायद्वीपीय तंत्र में लिखिए, इन नदियों का तल कठोर चट्टानों से बना है, इन नदियों का तल कठोर चट्टानों से बना है। द बेड ऑफ दीज रिवर्स इज फॉर्म्ड ऑफ हार्ड रॉक्स, द बेड ऑफ दीज रिवर्स इज फॉर्म्ड ऑफ हार्ड रॉक्स, फॉर्म्ड ऑफ हार्ड रॉक्स, कठोर चट्टानों से बना है। फिर हिमालय तंत्र में लिखिए, इस तंत्र की नदियां विस्तृत मैदान में, इस तंत्र की नदियां विस्तृत मैदान में विसर्पण करती हैं, इस तंत्र की नदियां विस्तृत मैदान में विसर्पण करती हैं। विसर्पण बोर्ड पे लिखा है। द रिवर्स ऑफ दिस सिस्टम, the rivers of this system meander in the large plain region, the rivers of this system meander in the large plain region, meander in the large plain region। प्रायद्वीपीय तंत्र में लिखिए, इस तंत्र की नदियां केवल, इस तंत्र की नदियां केवल डेल्टा क्षेत्र में विसर्पण करती हैं, इस तंत्र की नदियां केवल डेल्टा क्षेत्र में
विसर्पण करती हैं. The rivers of this system meander. The rivers of this system meander only in the delta region. Meander only in the delta region. केवल डेल्टा क्षेत्र में विसर्पण करती है. फिर लिखिए हिमालय तंत्र की नदियां. इस तंत्र की नदियां अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती हैं. इस तंत्र की नदियां अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती हैं. The rivers of this system are consequent and antecedent. इस तंत्र की नदियां अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती हैं. The rivers of this system are consequent and antecedent. Consequent and antecedent. Antecedent. और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में लिखिए पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में इस तंत्र की नदियां अनुवर्ती तथा अध्यारोपित हैं. इस तंत्र की नदियां अनुवर्ती तथा अध्यारोपित हैं. The rivers of this system are consequent and superimposed. The rivers of this system are consequent and superimposed. चलिए अब इनके दो और डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं. क्या हो गया? याद हो जाएंगे? हाँ 10 आ जाए तो काफी है. तो दो और लिख लो ना, जितने याद रहे उतने लिख लेना. एग्जाम नहीं नंबर मिल जाएंगे इतने में तो थोड़ा एक्स्ट्रा करने में क्या है. हाँ अब देखिए हिमालय तंत्र की नदियों के पास पानी ज्यादा होता है, जल की मात्रा ज्यादा होती है, प्लस ये ऊंचे ऊंचे पर्वतों से गिरती है, वाटरफॉल्स बनाती है, जलप्रपात. और हिमालय की नदियों में इसी वजह से जल विद्युत उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कैपेसिटी इनकी ज्यादा होती है. जब ये गहरी घाटियों से बहती है वहां बांध बनाना और जल विद्युत उत्पादन के परियोजनाएं बनाना आसान होता है. कि दो पर्वतों के बीच में बांध बना दो आराम से, आपको दो साइड में पिलर्स की जरूरत नहीं है, तो इजी होता है यहाँ पे. तो यहाँ जल विद्युत उत्पादन क्षमता नदियों की अच्छी खासी है, बहुत ज्यादा है. परंतु हिमालय वाली नदियों में जो भी नदियां आप मुख्यतः देखोगे वो ज्यादातर नदियां इंटरनेशनल लेवल पे हम किसी दूसरे देश के साथ शेयर करते हैं. जैसे इंडस रिवर हम शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, ब्रह्मपुत्र रिवर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश और चाइना के साथ, और गंगा हमारी शेयर होती है बांग्लादेश के साथ थोड़ी सी. तो इसी वजह से हिमालय तंत्र की नदियों में हम खुद पर्टिकुलरली कई बार डिसीजंस नहीं ले पाते हैं कि प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करें नहीं करें. कई बार इंटरनेशनल इश्यूज आ जाते हैं उसमें. इसी वजह से हिमालय तंत्र की नदियों की भले ही क्षमता ज्यादा हो, जल विद्युत उत्पादन क्षमता ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है, पर फिर भी इस क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाया. कंप्लीट यूज जितना हम ले सकते थे वो नहीं ले पाए. ना लेने का दूसरा एक कारण ये भी है कि हिमालय वाला जो माउंटेन रीजन है वो टेक्टोनिकली सेंसिटिव एरिया में, विवर्तनिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में, जहां बांध और ये सब जलाशय वगैरह बनाना थोड़ा सही नहीं रहता क्योंकि वहां भूकंप वगैरह थोड़े ज्यादा आते. प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियों के पास जल विद्युत उत्पादन क्षमता थोड़ी कम है, पर जितनी भी इनकी क्षमता है उस क्षमता का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है. जो यूज कर सकते थे वो हम कर चुके हैं या कर रहे हैं. और हिमालय तंत्र की नदियां जैसा अभी आपने देखा ज्यादातर मैदान में बहती हैं, उत्तरी मैदान वगैरह में. तो हिमालय तंत्र की नदियों को जब वो मैदान में बहती है उनको नौकायन के लिए यूज में ले सकते हैं, नेविगेशन के काम आती है. जैसे उदाहरण के तौर पर गंगा नदी में है भारत का नेशनल वाटरवे नंबर 1 और ब्रह्मपुत्र नदी में है कौन सा, नेशनल वाटरवे 2 NW2. तो गंगा में नेशनल वाटरवे 1, ब्रह्मपुत्र में नेशनल वाटरवे 2. और इसमें इन नदियों को अगर देखें तो ये बहुत कम जगह पे समतल भूमि में बह रही हैं. ये चट्टानों में बह रही हैं, हार्ड रॉक्स में बह रही हैं, फिर पठारों से एकदम से गिरती हैं. इसी वजह से ये नदियां नौकायन के लिए इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है.
केवल डेल्टा क्षेत्र में, डेल्टा में इनको नौकायन के लिए यूज में ले सकते हैं, नेविगेशन के लिए। और डेल्टा में जो इनको नेविगेशन के लिए यूज में लेते हैं, एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं महानदी। महानदी के डेल्टा में है नेशनल वाटरवे नंबर 5 नंबर नेशनल वाटरवे। तो ये लास्ट 2 डिफरेंसेस और हैं, इनको लिख लेते हैं। चलो लिखो हिमालय तंत्र की नदियों में, हाँ लास्ट 2 हैं। फिर कैसे नहीं पढ़ेंगे, 15 मिनट है अभी। समोसे आएंगे जब, है ना, बन रहे हैं, मेरे पास फोन नहीं है। हाँ इनके पूछना समोसे कब आएंगे। हाँ वो पूछ रहे हैं वो। और कल रीट का एग्जाम है, पर आपके कोई छुट्टी नहीं है। कितने लोग दे रहे रीट का एग्जाम? रीट का एग्जाम कौन कौन दे रहे ईमानदारी से? इतनी भरी पूरी क्लास में केवल हार्डली 5-6 लोगों के हाथ खड़े हुए। तो इसके लिए आपको कोई छुट्टी नहीं बनती। अगर 70-80% स्टूडेंट्स दे रहे होते तब तो छुट्टी बनती भी थी। अपना दिखाओ, देखें एप्लीकेशन फॉर्म दिखाना। वो आईडी, हाँ झूठ है, नहीं कोई छुट्टी नहीं है, रीट के लिए कोई छुट्टी नहीं है। हाँ अच्छा, दे रहे सब है तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। अगर ज्यादा लोग दे रहे हैं तो वो कल की क्लास में नजर आ ही जाएगा। ज्यादा लोग देंगे तो ज्यादा लोग छुट्टी पे होंगे, और देखना कल क्लास ऐसे कैसे भरी पूरी होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर मास लेवल पे बड़े स्तर पर हमें लगा कि क्लास की 50% स्ट्रेंथ भी नहीं आई है तो सोचा जाएगा, पर अभी कोई छुट्टी डिक्लेयर नहीं। और नवीन जी आए थे तब आपने सवाल क्यों नहीं किया? ये सब डिसीजन वो लेते, बाहर से चले गए। ठीक है, मैं बोल दूंगी उनको, आके मिल लेंगे आपसे। लिखो अभी हिमालय अफवाह तंत्र में लिखिए, इस तंत्र की, हाँ तुम कर लेना, तुम में इतनी यूनिटी हो, मास बंकिंग कर लेना, तुम्हारी यूनिटी हो तो, है ना। स्कूल की क्लासों में भी नहीं होती थी इतनी मास बंकिंग वाली यूनिटी, तो 1-2 तो होते ही थे टीचर के लाडले जो आते आते थे। चलो अभी लिखो, हिमालय तंत्र की नदियों में, हिमालय तंत्र की नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है। हिमालय तंत्र की नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है। द रिवर्स ऑफ हिमालयन सिस्टम, द रिवर्स ऑफ हिमालयन सिस्टम have large amount of water. The rivers of Himalayan system have large amount of water. large amount of water. जल की मात्रा अधिक होती है तथा ये नदियां गहरी घाटियों से बहती है, तथा ये नदियां गहरी घाटियों से बहती है। And these rivers flow through deep valleys. And these rivers flow through deep valleys. इंग्लिश में, हिंदी में, इस तंत्र की, हिमालय तंत्र की नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा अधिक होती है तथा ये नदियां गहरी घाटियों से बहती है, तथा ये नदियां गहरी घाटियों से बहती हैं। अतः इन नदियों की, अतः इन नदियों की जल विद्युत उत्पादन क्षमता अधिक है। अतः इन नदियों की जल विद्युत उत्पादन क्षमता अधिक है। Therefore, the hydroelectricity power generation capacity, therefore the hydroelectricity power generation capacity, hydroelectricity power generation capacity of these rivers is high. Hydroelectricity power generation capacity of these rivers is high. नदियों की जल विद्युत उत्पादन क्षमता अधिक है, परंतु इनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है, परंतु इनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है। But their complete capacity has not been
utilized, but their complete capacity has not been utilized. Complete capacity has not been utilized. प्रायदीपीय तंत्र में लिखिए, इन नदियों के पास जल की मात्रा सीमित होती है। इन नदियों के पास जल की मात्रा सीमित होती है। These rivers have limited amount of water. These rivers have limited amount of water. होती है, जल की मात्रा सीमित होती है, तथा ये नदियां कम गहरी घाटियों से बहती हैं। तथा ये नदियां कम गहरी घाटियों से बहती हैं। And these rivers flow through shallow valleys. And these rivers flow through shallow valleys. Shallow valleys, कम गहरी घाटियों से बहती है। अतः इन नदियों की जल विद्युत उत्पादन क्षमता अतः इन नदियों की जल विद्युत उत्पादन क्षमता सीमित है या कम है। अतः इन नदियों की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कम है। Therefore, the hydroelectricity power generation capacity of these rivers is less. Capacity of these rivers is less. Generation capacity of these rivers is less. अब हिमालय तंत्र में लिखिए, अच्छा पूर्ण क्षमता वाला तो लिखो, हाँ ये एक और इसी सेम पॉइंट में आगे कंटिन्यू लिखो। क्षमता कम है परंतु इनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जा चुका है। परंतु इनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जा चुका है। But their complete capacity has been utilized. But their complete capacity has been utilized. पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जा चुका है। फिर उसके बाद हिमालय तंत्र में लिखिए, ये नदियां या इस तंत्र की नदियां, ये नदियां विस्तृत मैदान से बहते समय, ये नदियां विस्तृत मैदान से बहते समय नौकायन के लिए उपयोगी होती हैं। ये नदियां विस्तृत मैदान से बहते समय नौकायन के लिए उपयोगी होती हैं। These rivers, क्या हो गया, ऑन हो गया, बंद हो गया था क्या? अच्छा फोन आया किसी का, चल चला रहा था, अच्छा देखने दो, उसका मन नहीं लग रहा है समोसे के बिना, उसका मतलब बिल्कुल वो हो रहा है, बिल्कुल डिस्टर्ब हो रखा है समोसे के बिना। चलो देखने दो उसको, व्हाट्सएप स्टेटस हम लिख लेते हैं। These rivers are useful for navigation. These rivers are useful for navigation when they flow. These rivers are useful for navigation when they flow through the plain region. When they flow through the plain region. ये नदियां विस्तृत मैदान से बहते समय नौकायन के लिए उपयोगी होती हैं। जैसे गंगा नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल नेशनल वाटरवे 1 is there in Ganga river. For example, national waterway 1 is there in Ganga river, and national waterway 2 in Brahmaputra river, and national waterway 2 in Brahmaputra river. जैसे गंगा नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 तथा ब्रह्मपुत्र नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 स्थित हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 स्थित हैं। अब लिखिए प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र में
नंबर 2 स्थित है। आगे लिखिए, प्रायद्वीपीय अपातंत्र पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। इस तंत्र की नदियां केवल डेल्टा क्षेत्र में, इस तंत्र की नदियां केवल डेल्टा क्षेत्र में नौकायन के लिए उपयोगी हैं। इस तंत्र की नदियां केवल डेल्टा क्षेत्र में नौकायन के लिए उपयोगी हैं। द रिवर्स ऑफ दिस सिस्टम आर यूजफुल फॉर नेविगेशन। द रिवर्स ऑफ दिस सिस्टम आर यूजफुल फॉर नेविगेशन only in their delta region. The rivers of this system are useful for navigation only in their delta region. Only in their delta region. इस तंत्र, अच्छा लिख लिया, डेल्टा क्षेत्र में, केवल डेल्टा क्षेत्र में नौकायन के लिए उपयोगी है। जैसे महानदी के डेल्टा क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5, जैसे महानदी के डेल्टा क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5, महानदी के डेल्टा क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5, फॉर एग्जाम्पल नेशनल वाटरवे 5 इन, फॉर एग्जाम्पल नेशनल वाटरवे 5 इन महानदी डेल्टा रीजन। महानदी, ये क्या हो रहा है, महानदी डेल्टा रीजन। सेंटेंस पूरा नहीं हुआ उससे पहले कॉपी बंद करके और भागने की तैयारी। इससे कुछ नहीं होगा, रुको। वेरी गुड। आप हिमालय अफवाह तंत्र का तालियों से स्वागत करते हुए, हिमालय अफवाह तंत्र में 3 अफवाह तंत्र हैं। वेरी गुड, बहुत उत्साहित है स्टूडेंट्स। और अब समोसे आना कैंसिल ही हो जाएंगे, इस तरह से जंगली बिहेवियर करोगे तो। हाँ, समोसे का क्या स्टेटस है, पूछा क्या? अच्छा अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। अभी उस बिल्डिंग में है, बट रहे हैं। अब देखो, सीमित स्टाफ है, सीमित समोसे बनाने वाला भी व्यक्ति, वो एक जो भी बना रहा होगा, वो जो लॉट निकाल रहा है, वो गरम गरम समोसे अभी तो गए उस वाली बिल्डिंग में, फिर इस वाली में आएंगे, फिर उस वाली में जाएंगे, तो आपकी बिल्डिंग में प्रॉबेबली इस नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। ठीक है, और अभी ज्यादा देर भूखे मत रहना, कुछ खा लेना, पता चले समोसा 1 बजे आए तब तक प्राण जीव निकल जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं करा रही ज्यादा कुछ, सिर्फ बता रही हूँ। देखो, हिमालय अफवाह तंत्र में 3 बड़े ड्रेनेज सिस्टम है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और सिर्फ ये 3 करते ही हिमालय जो हम हिमालय अफवाह तंत्र कंप्लीट हो जाएगा और हिमालय अफवाह तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आगे। अच्छा, नहीं, अभी इनको क्लास ना छोड़े थोड़ी देर। हाँ, अच्छा, तो इनके आ ही रहे हैं भी 10 मिनट में, कितनी देर में आ रहे हैं? बस तुम्हारे समोसे आ ही रहे हैं, रास्ते में है, और थोड़ी देर ये लिख लो, जितनी देर में आ जाएंगे, यहीं आएंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, ब्रेक टाइम में आप यहीं बैठे रहना है ना, ब्रेक में कहीं नहीं जाना, आप यहीं बैठे रहना, और समोसे आ ही रहे हैं बस। ठीक है, क्लास में बटेंगे। क्लास है ना आपकी, किसकी क्लास है? इनकी क्लास नीचे है, यहीं बैठे रहना। ठीक है, नीचे वाली क्लासेस में भी समोसे बट रहे हैं, आप इधर उधर में रह जाओगे, यहाँ से जाओगे यहाँ से फिर उस क्लास में जाओगे, उस क्लास में बट चुके होंगे, फिर रह जाओगे। आप इसी क्लास में बैठे रहो, अभी बटेंगे अभी थोड़ी देर बैठे रहो। नहीं, इतने बड़े नहीं है। हाँ, तो यहीं रुकना, समोसे अभी आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 अफवाह तंत्र करने वाले हम कल।
अच्छा, कल एटलस लेकर आना सब लोग। एटलीस्ट साथ में देखते देखते हम नदियां करेंगे, ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू।